शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब थी और हम आपके बीच में क्लासेस नहीं ले पाए। अभी भी थोड़ी कमजोरी सी फील है, बट अब आपके बीच में क्लासेस लेकर आया हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था पर एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको ध्यान में रखते हुए आपके एमसीक्यू जो महत्वपूर्ण चैप्टर है मैं करा देता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए जितना हो सके, ज़्यादा हो सके प्रश्न आ सके और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके और आप अच्छे से अभ्यास कर सकें। दोस्तों, अ, थोड़ा अब आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देनी है कि नए चीज़ें अब पढ़ने से बचिए। जितना हो सके रिवीजन करिए, एमसीक्यू करिए, आपके लिए बेस्ट होगा, राइट? रिवीजन जितना अधिक हो सके उतना करिए, क्योंकि एडमिट कार्ड भी इशू हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप देख भी सकते हैं। अपना सेंटर कहाँ गया है, सब चीज़ों की जानकारी ले लीजिए, एक प्लानिंग बना लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ओके? बाकी हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर का क्लासेस लेकर आते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो कि आप आसानी से उन चीज़ों को पढ़ सकें। ओके, डन। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, तो फिर एमसीक्यू में आते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि संस्था जो है आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बैच सितंबर अक्टूबर में ला रही है, जिसकी जीएस का बैच है। किसका है? जीएस का। और इसकी फीस जो है 17,500 रुपये है। ठीक है, कितना है? 17,500। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, तो ये जीएस का है, ओके। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये आपको जीएस मुख्य परीक्षा का है, लेकिन इसमें आपको 3 ऑप्शनल फ्री में रहेगा। ठीक है, एक सोशियोलॉजी ऑप्शनल और एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। तो जो लोग का जो ऑप्शनल होगा, ठीक है, उनको ये कोर्स फ्री में मिलेगा। ओके, जिनका मान लीजिए कि कोई जीएस में कोर्स करना चाह रहा है, ठीक है, तो जीएस में 17,500 रुपये उसने फीस दिया, तो हमारे पास 3 ऑप्शनल है। सोशियोलॉजी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री सत्यम सर पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी अभी आपके टीचर बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। तो मतलब कि आपका एक सोशियोलॉजी सेक्शन हो गया, एक हिस्ट्री ऑप्शनल, एक ज्योग्राफी ऑप्शनल। ओके, ये 3 सेक्शन आपको ऑप्शनल में फ्री में मिल जाएगा, केवल 17,500 में। और अगर आप अकेले समाजशास्त्र में लेंगे तो 15,000 फीस है, और आप अकेले हिस्ट्री में लेते हैं तो 15,000, और ज्योग्राफी में अकेले लेते हैं तो 15,000। हालांकि आपको मैं हमेशा इसमें छूट दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जिनको जो प्रॉब्लम होती है जैसे, लेकिन इसमें आपका कोई छूट नहीं होगा। 17,500 करेक्ट फीस होगी। ओके, बैच जो होगा वो हिंदी माध्यम का होगा। मान लो कि कोई लोग जीएस पढ़ते वक्त मान लो कि हिस्ट्री नहीं पढ़े, मान लो कि इंडियन पॉलिटी वो पढ़ना चाह रहे हैं अकेले, इंडिविजुअल इकोनॉमी अकेले इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, इथिक्स इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, तो उसके भी फीस निर्धारित है। जिनको पढ़ना होगा वो जरूर कांटेक्ट करेंगे, तो उनको उस चीज़ की भी जानकारी दी जाएगी। ओके, ये महत्वपूर्ण बैच है। एक महत्वपूर्ण बैच सितंबर अक्टूबर में लॉन्च हो रही है, पूरे जीएस का आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन का, पूरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसकी फीस है 4,000 रुपये। और आपको पूरे जीएस का एक्सपर्ट के द्वारा, जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा आपको जीएस की आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि उत्तर लेखन कैसे करें, और आपको तमाम पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ताकि आप सफल हो सके, एग्ज़ाम निकाल सके। ओके, तो इस चीज़ का जो जानकारी है, आप कॉन्टेक्ट नंबर है 8004020005। बाकी संस्था का नंबर है, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने एमसीक्यू में। ज़्यादा आपका टाइम ना खराब किया जाए, अब आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ढेरों सारी मात्रा में करिए, ये मैं आपसे आशा कर सकता हूँ। ओके, बाकी आप अपने एग्ज़ाम का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। और दोस्तों, दूसरी चीज़, थोड़ा आज आवाज़ में कमी होगी, थोड़ा मैं आज ही तबीयत से उठा हूँ और काफ़ी कुछ रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बट फिर भी एक जो एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा डाउन है, बट आप लोग भी कोऑपरेट करिए। ओके,
आइए हम अब अपने एमसीक्यू के सीरीज में चल रहे हैं, और जहां पर आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। फर्स्ट प्रश्न, अब मैं प्रश्न पढ़ देता हूं कि फर्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के गठन के संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपको हमेशा ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी में मिल जाते हैं। तो अब फर्स्ट आपका विकल्प है कि सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो हुआ था वो 4 धर्मों में हुआ था, हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई। ये पहला। संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा की कुल जो सदस्य संख्या थी वो 389 थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे। तो इनमें से आपको कौन सा कथन सत्य लग रहा है, इसका चुनाव करिए। ओके, आपके बीच में ये प्रश्न है, अब आप लोग चुनाव करिए। ठीक है, करिए जल्दी से। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का चुनाव करिए और अच्छे तरीके से जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग जितना महत्वपूर्ण एक अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, उसका लाभ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आपके बीच में प्रश्न है, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जवाब दीजिए। ओके? सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। आप एक मुखदर्शिका के रूप में यहाँ नहीं बैठे हैं कि सिर्फ़ आप लाइव हैं। आप अपने उपस्थिति का दर्ज सिर्फ़ कमेंट करके ही दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आपके बीच में, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ज़रूर आप जवाब दे पाएँगे। ठीक है? अब आते हैं, जहाँ तक है कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये विकल्प, सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 4 धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई, क्या आपको लग रहा है कि सही है कि गलत है? मुझे तो जहाँ तक पता है 3 समुदायों के बीच में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ओके, राइट? 3 समुदायों के बीच। यस? तो पहला कौन था? मुस्लिम, दूसरा कौन था? सिख, और तीसरा कौन था? हिंदू। मतलब कि जिसको कहते हैं सामान्य। ठीक है? अर्थात कि आपके मुस्लिम एवं सिख को छोड़कर। ठीक है? तो ये गलत जवाब। ठीक है? इसमें क्या होगा जवाब? तो आपके मुस्लिम, सिख और सामान्य, जनरल, और इसमें मुस्लिम और सिख नहीं शामिल होंगे सामान्य में। तो मतलब कि 3 समुदायों के बीच हुआ था। आई एम राइट? अब दूसरा प्रश्न आता है कि आपके संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताएं। संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या वल्लभ भाई पटेल थे? आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। वो कौन थे? आपके नेहरू साहब थे, जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये भी आपका गलत जवाब है। कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। तो ये भी आपका गलत जवाब। हाँ, संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 389 थी। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 8 सदस्य थे। तो ये भी गलत जवाब। कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। राइट? तो इसका मतलब कि सिर्फ आपका तीसरा जवाब सही है, और इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। जिन लोगों ने सी अगर जवाब दिया है तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। ओके, अब आपके बीच में सेकंड प्रश्न आ रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। और सेकंड प्रश्न है आपके बीच में कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गए? मतलब कि आपका संविधान जो है वो जब प्रभावी हुआ उसी वक्त कौन सा जो इसमें प्रावधान है वो तुरंत प्रभावी हो गए। अब इसमें नागरिकता, आपातकालीन उपबंध, निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, और इसमें 4 विकल्प है। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। ओके, चलिए जवाब दीजिए सभी लोग जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए। मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं
वो ज़रूर आगे सफल होते हैं। थोड़ा जीवन में कुछ असंतोष कभी-कभी आते हैं, रास्ते में कुछ ब्रेकर आते हैं, लेकिन उन असंतोष में फिर भी एक आशा की जो लहर होती है उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए, है ना? तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। चलिए जवाब दीजिए, दूसरा प्रश्न आपके बीच में है। बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न है और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाएँगे। ओके? चलिए, सभी लोग जवाब दें। बहुत अच्छा। चलिए, चल आप लोग मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप लोग बहुत ही मेहनती हैं। आप लोगों ने जवाब भी दिया होगा। थोड़ा एनर्जी का अभाव का ये ना मतलब निकालिएगा कि मैं थोड़ा बाकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन में भी कमी रहेगी, बट मैं बता रहा हूँ। ओके? अब ये चीज़ देखिए कि 26 नवंबर 1949 को कई चीज़ें प्रभावी हुई थी। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए कि 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके प्रभावी हो गए थे जैसे ही, तो ये आपका नागरिकता सही है। ठीक है? निर्वाचन आर्टिकल 324 भी प्रभावी हुआ था। तो 324 किस में है? आपके निर्वाचन में है। ठीक है? और आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है वह आपका आर्टिकल किस में है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करो, किस में है? दोनों अगर गलत जवाब दिया तो पक्का कह रहे हैं कि पिटाई होगी। और सब लोग का काम करना, जो गलत जवाब देंगे सब लोग कान पकड़ के 5 बार उठना बैठना, है ना? गलत हम लोगों से न हो सके, ये चीज़ हमें क्या करनी चाहिए? ध्यान देनी चाहिए, है ना? तो जो गलत करेगा वो कान पकड़ के 5 बार उठ बैठ लेना और बता भी देना कमेंट में, शर्माना न। आर्टिकल 60। ओके? अब ये बताओ, आपातकालीन उपबंध जो है वो नहीं प्रभावी हुआ था, तो ये आपका गलत जवाब है। तो इसमें आपका 1, 3 और 4 सी ऑप्शन सही है। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, बहुत अच्छी बात, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अब आपके बीच में तीसरा प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ और ये प्रश्न है, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? ठीक है? तो इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया, या इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया? इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया। इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। अब आपके बीच में ये प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। आपके पास 1-2 मिनट का टाइम है, जवाब दीजिए। ओके? और देखिए, इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि हमेशा अपने इस परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने स्वास्थ्य को हमेशा ध्यान रखिए। अ, अकेले यही इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करें। ओके? सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने स्वास्थ्य की हमेशा देख रेख करें, क्योंकि एक बार तबीयत खराब हो जाती है तो चीज़ें जो हैं काफ़ी स्थिर हो जाती हैं, है ना? लेकिन हमारा जो यह एग्ज़ाम है, यह हमेशा एक परिवर्तन होता रहता है हमारे समाज में, हमारे देश विदेश में। और ये परिवर्तन में चीज़ों को हमको डेली का डेली अपडेट करना रहता है। और एक बार हम 5-6 दिन किसी भी घटनाओं से पीछे हो जाते हैं तो उनको कवर करना एक पहाड़ सा लगने लगता है। और हम फिर क्या काम करते हैं कि चलो इस महीने का ही छोड़ देते हैं करंट अफेयर। तो ये चीज़ आपसे बिल्कुल ना होने पाए, बिल्कुल ध्यान रखिए। ओके? चलिए तीसरे प्रश्न में अब आते हैं। तीसरे प्रश्न में आप लोगों ने, सभी लोगों ने जवाब दिया होगा। तो मुझे देखिए, ये जनता को सौंप दिया गया, बिल्कुल गलत जवाब। इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए, बिल्कुल गलत जवाब। इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित, बिल्कुल गलत। इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर, देखिए संविधान सभा में जो सदस्य थे, है ना, और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने हस्ताक्षर जब किए तभी जाके यह आपका लागू हुआ। ओके? तभी जाकर यह प्रक्रिया अपनाई गई। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, बहुत अच्छा। सभी लोग जो इन हमारे इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं वो सिर्फ एक कार्य कर लीजिएगा,
जब आप पूरे प्रश्न को हल कर लेना तो लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैंने इतने प्रश्न को अटेम्प्ट किया और इतने प्रश्नों का मैं जवाब दिया। ओके, ताकि आपका मूल्यांकन हो सके और हमें भी जानकारी हो सके कौन कितना मेहनत कर रहा है। अब आपके बीच में एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों के समिति का क्या था, अध्यक्ष था। राज्य मामलों के समिति का अध्यक्ष, प्रश्न ध्यान से पढ़ना, यही चीज होता है। अब हम इसे राज्य की जगह बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट होती है, हड़बड़ाहट में हम चीजों को गलत कर देते हैं ना। कभी कभी सरल प्रश्न में एक्साइटेड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि एक समय मैं भी, मुझे पता है आगरा का ताजमहल कौन बनाया है ना, बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन हड़बड़ाहट में और मतलब कि मुझे लगाना चाहिए किस पे, लगा दिया किस पे, है ना। तो ये चीज़ें गलतियां सभी से होती हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ये मेरे उस वक्त जब 10th 11th में थे तब गलतियां हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हड़बड़ाहट में चीज़ें गलत होती हैं, ध्यान से पढ़ने में चीज़ें सही होती हैं। प्रश्न कोई भी हो, आपको लगता है कि नहीं ये प्रश्न इजी है, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे, तो ध्यान दो। हाँ, तो राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष कौन था? अंबेडकर साहब थे कि नेहरू की राजेंद्र की सरदार पटेल? चलिए चौथे प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, आप लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और ईश्वर आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएं। हमेशा प्रभु आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप अपने माता पिता गुरुजनों का हमेशा आगे लेके चलें। चलिए चौथे प्रश्न पर अब हम आते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, तो सिंपल सा है। चौथे का जवाब जो है वो बहुत सिंपल है। चौथे प्रश्न का जो जवाब है वह आपका न अंबेडकर साहब है, न आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, न पटेल साहब, जवाहरलाल नेहरू। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्या है? बी। चल, अब आपके बीच में चौथा हो गया। चल, पांचवा प्रश्न है। प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान आपका कब अस्तित्व में आया? बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिए। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, कि 30 जनवरी 1948, कि 26 नवंबर 1949, कि 26 जनवरी 1950? तो ये चार विकल्प है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोगों के पास। इसमें 40 सेकंड का टाइम देता हूँ, सभी लोग जितना जल्दी हो सके जवाब दें। ओके, जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, प्रश्नों का जवाब दीजिए जितना जल्दी हो सके, छोटा क्लास भी हो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें खत्म हो सके। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है, प्रयास भी आपका बहुत सराहनीय है। ओके, चलिए प्रश्न इजी है और पांचवें का जो जवाब है वो आपका सी है। ठीक है, पांचवें प्रश्न का जवाब क्या है? सी है। बहुत अच्छा, आप लोगों का प्रयास बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और अच्छा लगता है। ओके, चलिए हम छठवें प्रश्न में आते हैं। ये प्रश्न में मैं टाइम भी दूंगा आपको। सूची एक को किससे सम्मिलित करना है? सूची दो से, है ना। ऐसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, ये आपका सूची एक है और ये आपका सूची दो है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि निम्न कूटों की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करें। और अब इसमें संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकार के कौन थे, उप समिति के, संघीय संविधान, प्रांतीय संविधान, और ये आपका कूट दे दिया गया है। इसमें अब आपको चुनाव करना है। ओके, आप छठवें प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग। सभी लोग जवाब दें। आशा करता हूँ कि इसमें आप लोगों का जवाब बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही सराहनीय आप लोगों का जवाब भी रहेगा। और आप लोग मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, हमसे भी कुछ आप लोग आशाएं किए हुए हैं और हम आपको महत्वपूर्ण चैप्टर कल के डेट में ही आपको बता भी देंगे। कल एक क्लास में आऊँगा, आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जितने चैप्टर हैं वो बता देंगे और उतना टॉपिक बता देंगे, तो आप लोग उतना पढ़ डालिए पॉलिटी पे, है ना। बस यही कि उस वीडियो को जितना हो सके अधिक शेयर कर दे। थोड़ी सी तबीयत में नॉर्मल हो जाएगी तो मैं और तेज़ी क्लास लेता, बट ये चीज़ें हो गई। फिलहाल
इसका आप लोग जवाब दीजिए बहुत जल्दी से जल्दी, तो अच्छा रहे, बहुत शानदार। सभी लोग अच्छे से पढ़ के ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए आया जाए, आप लोग जवाब दे रहे हैं, आया जाए अब प्रश्न की व्याख्या में। चलिए आते हैं अब प्रश्न की व्याख्या में। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आई एम राइट? ओके, चल दिन मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी साहब थे। ओके, ठीक है। अब संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, अभी इस पे डिस्कस भी हुआ, तो इस पे नेहरू साहब थे। ओके, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पटेल साहब थे। ओके, कौन थे? पटेल साहब। तो क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? तो आप क्यों हिला रहे हैं? ठीक है, तो क्या है कि 2 3 4 1। ओके, तो ये ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में आपका ये सही है ना? ए में आपके दो, मतलब कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? आप लोग पढ़ेंगे, बाकी इसमें व्याख्या की जरूरत ही नहीं है। मौलिक अधिकार उप समिति के कृपलानी साहब, और संघीय संविधान समिति के नेहरू साहब, और प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कोई बता सकता है? चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए कौन बता सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन जवाब देता है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, कि गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कि विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्य के राजाओं द्वारा मनोनीत, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। ओके, जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए, सभी लोगों का प्रयास अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रयास करिए, प्रयास करने से ही बहुत ऊंचे ऊंचे विरासत की प्राप्ति होती है। जितना हम क्षमताओं को बढ़ाते जाते हैं उतने बड़े बड़े मंजिल मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना? हमेशा आशाओं के किरण जलाते रहिए, है ना? तो जरूर आपको आपकी सफलता मिलेगी। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, बहुत अच्छा जवाब है, सभी लोग जवाब दीजिए, है ना? जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। तो जल्दी से मुझे बताइए कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? अभी हमने चर्चा किया, कितनी थी? 389। अब इस 389 में ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें थी? कोई बता सकता है? ब्रिटिश भारत को कितने सीटें आवंटित की गई थी? तो जल्दी से कमेंट करिए, तब बताओ, जल्दी से कमेंट। तो ब्रिटिश भारत को 296, 296, कितना? 296। और देसी रियासतों को कितनी मिली? तो 389 में 296 कर दो तो कितना आया? 93, है ना? 639991821 है ना? अब ये मुझे बताओ कि 296 में से कितने सदस्य, है ना, गवर्नर प्रांत से चुने जाते, और कितने सदस्य जो है मुख्य आयुक्त प्रांत से? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, है ना? सभी लोग। तो अब इस 296 में जो 292 सदस्य थे,
ये 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांत से, ओके, और 4 का चयन मुख्य आयुक्त प्रांत से, 292 4 96, और देसी रियासतों से कुल 93, है ना। अब इसमें क्या था कि जो विभिन्न प्रांतों के व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित, तो इनका निर्वाचन था, और देसी राज्यों का जो है वो मनोनयन था, 93 सीटें मनोनीत होते। तो इसमें आपका 7वें में सी जवाब आपका सही होता दिखाई दे रहा है, बाकी सब आपके जवाब गलत हैं। तो कौन 7वें का सी लगाया, जल्दी से कमेंट करिए। 7वें का जवाब क्या है, सी सही है। ओके, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। 8वां प्रश्न आपके बीच में है, 1900 कथन है, ये आपका कथन है, क जो है वो थोड़ा गायब हो गया है ना। हो सकता है टाइपर ने उस क को गायब कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो कथन ए है, 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई, है ना। उसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी ही नहीं गई, तो ये कथन ए हो गया। कारण आ रहा है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। ओके, अब इसमें आपको ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, क्योंकि टाइपर ने ए बी सी डी को भी गायब कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ए में क्या है, ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, अब इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। 1 मिनट 1 मिनट। चलिए, ये है ना, चलिए जवाब दीजिए आप लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, सभी लोग, आपके बीच में प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए। इसमें कुछ देखता हूँ थोड़ा, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम आई है क्या। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, सभी लोग जवाब दीजिए, देखते हैं इस प्रश्न का कौन कौन जवाब दे सकता है। ठीक है, 8वें प्रश्न का, 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, सभी लोग कूट है, ये जवाब दीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए, आप सभी लोगों का बहुत सराहनीय प्रयास, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए अब आते हैं, सिंपल प्रश्न है, और ये तो आपको पता ही है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आपके संविधान सभा का गठन हुआ, राइट जवाब। और 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक में वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी, मतलब कि यहाँ पर जो संविधान सभा जो थी वो कोई वोटिंग नहीं हुई थी, है ना, कि 18 वर्ष का युवा जो है वोट करे और तब जाए। ओके, तो ये चीज़ें, एक जनसंख्या का अनुपात था, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस में।
तो ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आपके बीच में 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। अंबेडकर की, के एम मुंशी की, बी एन राव साहब की, टी टी कृष्णमाचारी? जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग, आपके बीच में प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग, सभी का जवाब आना चाहिए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत शानदार, आपका प्रयास सराहनीय है और ऐसे ही प्रयास करते रहिए। चलिए, तो प्रश्न इजी था तो इस कारण इसमें टाइम भी नहीं लेंगे। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वह सिंपल तरीके से अंबेडकर साहब तो बिल्कुल भी नहीं थे। कई लोग अंबेडकर पे लगा देते हैं क्योंकि भाई संविधान के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका थी, तो कई लोग लगा देते, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलत जवाब है। के एम मुंशी भी नहीं थे, बी एन राव साहब थे, राइट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। ओके, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वह पूछ सकता है ना। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में मौजूद रहूंगा, तो इसकी चिंता ही मत करना। ओके, तो थोड़ा सा तबीयत कभी कभी कॉपरेट कर लिया जाता है, बट मैं क्लास लेकर उपस्थित हूँ तो हूँ, ठीक है। अब आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न 10वां, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बहुत ही शानदार प्रश्न, ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसमें बी एन राव साहब हैं कि अंबेडकर साहब है कि नेहरू साहब है कि राजेंद्र प्रसाद? तो संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और आप इसका जवाब दीजिए। सभी लोगों के पास 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, 10वें प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिए। चलिए, तो जवाब दीजिए, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, राव साहब की, अंबेडकर की, नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद? सिंपल जवाब, कौन? नेहरू साहब। ठीक है, ठीक है, किसने रखा? नेहरू साहब ने। ठीक है, ये मुझे कोई बताओ कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? जल्दी सभी का जवाब आना चाहिए, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? देखते हैं कौन जवाब देता है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न छोड़े हैं, जल्दी से बताइए कौन, राइट। चल, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार करना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है ना। प्रश्न देखिए, जब भी हम स्टेट पीएससी के एग्जाम हो या यूपीएससी के एग्जाम हो, हमें कुछ चीजों पर बहुत ध्यान देना है। अक्सर हम कथन कारण के सवाल पे गलतियां कर देते हैं, तो कथन कारण में भी आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि क्या कह रहा है, क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर पाने में समर्थ है या नहीं। तो जितना हम चीजों को ध्यान से देखेंगे उतना हम अच्छा कार्य करते हैं। जब भी नहीं लिखा हो उसको एक बार तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि हमारे नयन दृष्टि से वह नहीं ओझल न होने पाए। ओके, क्योंकि यह बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, ये सब चीजें ध्यान दो। ओके, और जिन प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं तुरंत उसको अपना अच्छे तरीके से जितना घेरा होगा उतना घेराव लगातार करिए, कि ये नहीं कि पेपर में टिक करें फिर बाद में करेंगे तो उसमें भी कई गलतियां होती हैं।
ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। यही आपको एग्ज़ाम निकालते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको नॉलेज भी रहती है, हम कई चीज़ें आते हुए गलतियाँ कर देते हैं। ओके, तो 11वां प्रश्न आपके बीच में है, इसका जवाब दीजिए। 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, 2 मिनट का। बारिश लगातार हो रही है और सभी लोगों को बारिश मौसम पसंद आता है। खैर गवर्नमेंट ने भी अपने यूपी गवर्नमेंट ने अपने प्रावधान निकाल दिए हैं। आप भी अपने बच्चों को बिल्कुल बाहर न जाने दें, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश जितना ज़्यादा हो रही है, आप घर पे रहें, बहुत ध्यान से बिल्कुल करिए, क्योंकि पानी चारों तरफ भरा हुआ है। और आप लोग जैसे बाइक वाइक लेकर निकल रहे हैं ना, तो जहाँ ज़्यादा पानी हो वहाँ पर बाइक लेकर मत जाइए, है ना। मैं ये बॉयज़ से कर रहा हूँ, और जो गर्ल्स हैं वो स्कूटी लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी भरा है ना, आप वहाँ पे लेकर ही मत जाइए, है ना। क्योंकि कई जगह गड्ढे वड्ढे होते हैं, सीवर खुल गए हैं, तो हो सकता है कि हम घुस जाएं उसके अंदर, है ना। तो ये सब ध्यान रखिए। देखिए, हम अपने जीवन को कुछ तरीके से बचा सकते हैं, बाकी जब आना ही है जो दुर्घटनाएं, तो वो तो आती ही है, लेकिन अपने तरफ से बचा ले। कहीं भी आप बाहर निकले, जैसे बारिश का मौसम है, तो सोचते हैं कि वाह बहुत अच्छा मौसम है, और खोल को एंजॉय करें, आनंद ले, है ना। उस दौरान हम तेज़ बाइक चला देते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो कई समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, एक्साइटेड हो कि कोई भी चीज़ें करिए ना। चलिए, 11वें प्रश्न का आप लोगों ने जवाब दे दिया कि नहीं? चलिए, तो 11वें प्रश्न में, यस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एचसी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। एक और उपाध्यक्ष चुने गए थे, 2 उपाध्यक्ष थे। तो आप दूसरे वाले का नाम बताइए, बाकी सी इसका जवाब सही है। दूसरे वाले का नाम क्या था? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं, दूसरा उपाध्यक्ष कौन था? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। एक तो एचसी मुखर्जी हो गए, मैं मान रहा हूँ। एक और उपाध्यक्ष थे, आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है। आप लोग जवाब देंगे तो और भी मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो दीजिए ना, जवाब दीजिए, और अच्छा लगेगा। कौन थे? तो वीटी कृष्णमचारी। कौन? वीटी कृष्णमचारी। कौन थे? वीटी कृष्णमचारी। ठीक है। आपके बीच में अब मैं कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा, ठीक है। आपके बीच में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, देखते हैं कौन कौन इन प्रश्नों का जवाब दे सकता है ना। पूछा जाए, दे लेंगे। तो मुझे ये बताओ कि संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में क्या अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में क्या अपनाया गया था? जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी लोग कमेंट करें। क्या अपनाया गया था? प्रतीक के रूप में कुछ अपनाया गया था? सभी का कमेंट आना चाहिए। ओके, सभी का कमेंट आना चाहिए, देखते हैं कौन करता है। तो दोस्तों, हाथी। ध्यान रखिए, कौन? हाथी। ठीक है, कौन? हाथी। थोड़ा बारिश बहुत तेज होने लगी है, तो मुझे लगभग चीज़ें आपको बता ही दिया हूँ, क्लासेस भी एंड हो चुकी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कौन? हाथी। ठीक है, हाथी। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? एक्चुअली लाइट चली जाएगी, तो थोड़ा मेरे प्रश्नों का जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? कब? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। कब अपनाया गया था? राइट। तो सभी लोगों का कमेंट आ गया, सभी लोग कर देना, ठीक है। मैं बता देता हूँ। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था?
तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को, है ना, ये ध्यान रखना। स्टेट पीएससी में ये प्रश्न आ जाते हैं। कोई मुझे बताए कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? सभी लोग कमेंट करके बताएं, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी का कमेंट आना चाहिए। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय गान। और उसी के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ हम राष्ट्रीय गीत को भी अपनाए थे। किसको? राष्ट्रीय गीत को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इसी 24 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। थोड़ी तबीयत और प्लस बारिश, नेटवर्क प्रॉब्लम, तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी दिक्कत, तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अच्छे तरीके से अब रिवीजन स्टार्ट करिए, एग्ज़ाम निकालिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।